हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो मैं हूं त्रिपुरारी प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1। तो बच्चों, मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा कि क्लास 11th में सर कौन कौन चैप्टर है जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। तो बच्चों, आपको टोटल 9 चैप्टर हैं जो कि सीबीएसई में दिए हुए हैं, जो कि आपको पूरे कवर करने पड़ेंगे पूरे क्लास 11th में, है ना बच्चों। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि मोल कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है, एंड उसका दूसरा नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो सर इसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? तो बच्चों, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। जो कंपाउंड कंपाउंड मतलब मिल के रिएक्शन करते हैं, क्या बनते हैं, थोड़ा उनके बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड है, उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि आप 4-5 तरह के लॉ पढ़ोगे आप इसमें, है ना। तो उसके बाद बच्चों किसके बारे में पढ़ना पड़ता है? मोल कंसेप्ट आएगा हमारा इसमें, कि मान लो कि दिया हुआ है कि इतना ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल, या दिया रहेगा इतना मोल को सब्सटेंस रहेगा, कितना मोल कितना ग्राम ऑफ बन रहा है प्रोडक्ट हमारा। तो बच्चों, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें चैप्टर 1 में, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा इसमें और चैप्टर क्या क्या है सर? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद पीरियोडिक टेबल हो गया, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, नेक्स्ट वन इज इक्विलिब्रियम, दो चीज है इक्विलिब्रियम में, आयोनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों। ऑर्गेनिक में आ गया हमारा जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन। तो पूरे क्लास 11 में हम ये सारे डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें हर चैप्टर वाइज आपको अलग अलग टॉपिक वाइज लेक्चर बनाकर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, फिजिक्स वाला तिवारी सर। आप प्लीज विजिट करना मेरे चैनल। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं, है ना इंजीनियर जी? वेरी गुड। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का मीनिंग क्या है बच्चों? कि हम सबसे पहले देखेंगे केमिस्ट्री में वो सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें, जो कि पूरे चैप्टर में जितने भी चैप्टर है 11th 12th में यूज आएंगे, है ना। तो सबसे पहले सर बताइए कि केमिस्ट्री क्या होता है? तो बच्चों, केमिस्ट्री क्या होता है? साइंस का ऐसा पार्ट हो केमिस्ट्री है जिसपे कि हम सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। सर मुझे तो समझ में आ गया कि प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है सर? बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म हो जाना, यस, एलोट्रोप नाम सुने होंगे आप लोग। कार्बन अभी मान लो है ग्रेफाइट के फॉर्म में, वो और टेम्परेचर बढ़ाओ और प्रेशर बढ़ाओ, धीरे 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 कुछ समय बाद डायमंड में चेंज हो जाएगा, यानी उसका ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कंडीशन चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, उसका एलोट्रोप नया बन जाएगा। यही सब चीजें क्या है? केमिस्ट्री है। सर चलो ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में जान लिए। तो बच्चों, इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में, कि मैटर क्या होते हैं सर, कितने टाइप्स के होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो बच्चों, क्लास 9th में पढ़ना था चैप्टर नंबर 1 में मैटर के बारे में, है ना। मैटर क्या होता है? तो बच्चों ध्यान सुनो, ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो जिसके पास मास हो, वॉल्यूम हो और स्पेस ऑक्युपाई करे, क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। यानी एनीथिंग व्हिच हैज मास, वॉल्यूम एंड ऑक्युपाई स्पेस, क्या कहलाएगा बच्चों? मैटर कहलाएगा सर। अब जब बच्चों मैटर होता है ना, ध्यान सुनना, जो मैटर होता है वो 3 स्टेट में रह सकते हैं, जिसका नाम है 3 फिजिकल स्टेट। कौन कौन से सर स्टेट बच्चों? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर जो होते हैं 3 स्टेट में रह सकते हैं, सॉलिड में हो सकते हैं, लिक्विड में हो सकते हैं, या फिर गैस में भी हो सकते हैं। बच्चों, जैसे कि पानी, पीने वाला पानी अभी क्या है? लिक्विड स्टेट में है, मैं पी रहा हूं। मैं सर उसको, गर्मी के दिन आया, मैं उसको रख दिया फ्रिज में। फ्रिज क्या काम करता है? टेम्परेचर को कम करता है। वेरी गुड। अब टेम्परेचर कम हुआ, पानी क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। और पानी फ्रीज हो गया तो किस में चेंज हो गया? लिक्विड टू सॉलिड। वेरी गुड, लिक्विड टू सॉलिड बदल गया। अब बच्चों, अब मुझे लिक्विड नहीं चाहिए, अब लिक्विड से सॉलिड बना दिया, यानी कि लिक्विड ही है, सॉलिड बन गया, पानी ही है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, अभी लिक्विड फॉर्म में था। अब सर उसमें आग लगा दो,
किस में आग लगा दो? पानी में आग लगा दो। तो आग लगाओगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट टच करेगा। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि पानी का मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाएगा कि वो बॉन्ड तोड़ेगा सबसे और उड़ जाएगा ऊपर, यानी वाटर वेपर बन जाएगा बच्चों। वाटर वेपर यानी कि गैस बन गया। अब हमारे पास पानी नहीं है, लिक्विड स्टेट में नहीं है, किस स्टेट में चला गया सर? गैस स्टेट में चला गया। अब वही गैस जब आपस में मिलेंगे, कब मिलेंगे? जब टेम्परेचर को डाउन करेंगे बच्चों। टेम्परेचर जब ठंडा होगा तो पानी 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 गैस 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 मिलेगा और बन जाएगा लिक्विड, और लिक्विड बन के फिर से आ जाएगा लिक्विड स्टेट में। अरे वही पढ़े हो ना, जो पानी बारिश होता है रेनी सीजन का, सुने हो ना? बारिश कैसे होता है बच्चों? चलो एक साइकिल है। क्या है साइकिल में बच्चों? यहाँ पे मान लो कि मेरे पास नदी में चल रहा था पानी। अभी पानी में क्या पड़ रहा था बच्चों? सनलाइट। अब सनलाइट से क्या हुआ? एनर्जी मिला इसको, एनर्जी मिला, और इस प्रोसेस का नाम है, इस पानी का मॉलिक्यूल क्या हो गया? इवेपोरेशन हो गया। यानी इवेपोरेशन यानी ये किस में चेंज हो गया? गैस बन गया, वाटर वेपर बन गया। यहाँ किस स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में था, है ना बच्चों? अभी गैस बन गया, चला गया ऊपर। अबे इसको बादल बन गया, बादल बादल बादल, ऊपर में टेम्परेचर ठंडा होता है तो ये जो गैस है आपस में आके गले मिलेंगे। गले मिलेंगे मतलब पास पास आ जाएंगे, और जब पास पास आ जाएंगे कंडेंस हो जाएंगे, और इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। जब गैस मिलके लिक्विड बन जाए, कंडेंसेशन, और इसका नाम है वेपोराइजेशन, जब लिक्विड गैस में चेंज हो जाए। अब ये बच्चों कंडेंस होके फिर से पानी बन के फिर से नीचे गिर जाएगा, फिर से वही साइकिल चलेगा, फिर से वैसे गिरेगा, फिर साइकिल चलेगा, फिर से वैसे गिरेगा। यानी यही स्टेट बस चेंज हो रहा है। अभी सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट बस चेंज हो रहा है। यानी कि मैटर का कितने स्टेट? 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। बच्चों आगे डिस्कस करते हैं हम कि अब ये जो स्टेट है ना सर, ये इंटर कन्वर्जन होते हैं। अरे बच्चों यहाँ इंटर कन्वर्जन ही तो पढ़ रहे थे ना, वही इंटर कन्वर्जन को क्या बोला जाता है, क्या क्या टर्म नाम है? तो सर हमारे पास सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, इसको मेरे को इंटर कन्वर्जन करना है। कैसे चेंज होता है, क्या नाम है? तो बच्चों अगर सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो सॉलिड को क्या करना पड़ेगा? मेरे को मेल्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो इस जो मेल्ट हो रहा है तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा सर? मेल्टिंग। सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस नोन एज मेल्टिंग। वेरी गुड। अब लिक्विड से आ जाओ गैस, लिक्विड टू गैस। अभी मैंने जस्ट बताया था लिक्विड का मॉलिक्यूल अगर गैस के मॉलिक्यूल में जाएंगे तो वेपोराइज होते हैं, यानी नाम हो जाएगा वेपोराइजेशन। वेरी गुड। वेपोराइजेशन दैट मींस कि लिक्विड पार्टिकल चेंजेस टू द गैस पार्टिकल। अब सर गैस पार्टिकल सॉलिड भी बन सकता है डायरेक्टली विदाउट लिक्विड से। अगर गैस पार्टिकल डायरेक्टली अगर सॉलिड बनता है विदाउट लिक्विड में गए, उसका नाम है डिपोजिशन। क्या नाम है बच्चों? डिपोजिशन। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, उल्टा भी प्रोसेस चल सकता है सर। क्या सर? कि सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस बने, सॉलिड टू अगर डायरेक्टली गैस बने विदाउट लिक्विड स्टेट में जाए, यानी कि जैसे पूजा करते हो ना, आरती दिखाते हो, जो व्हाइट कलर का जो कैंपर जलाते हो ना, कपूर, हाँ वो क्या है? सॉलिड स्टेट में था, डायरेक्टली किसमें चला गया? गैस स्टेट में। क्या वो पिघलता है क्या? नहीं ना। लिक्विड बनता है क्या? नहीं ना। यानी कि सॉलिड टू डायरेक्टली गैस। प्रोसेस नेम इज नोन एज सब्लिमेशन। तो अब से मम्मी को ये मत बोलना कि मम्मी कपूर गायब हो गया, दूसरा कपूर डालो। मम्मी को बोलना कि मम्मी कपूर का क्या हो गया? सब्लिमेशन हो गया, हमें दूसरा कपूर दो, है ना। ठीक है बच्चों, चलो हो गया बात। अब गैस का जो पार्टिकल है आपस में मिलेंगे टेम्परेचर कूल होगा और क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन नाम है, लिक्विड बन गया। अब लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना है तो टेम्परेचर ठंडा करेंगे और नाम हो जाएगा फ्रीजिंग। यानी कि सर मुझे अगर ये वाला प्रोसेस करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। मुझे अगर कंडेंसेशन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर सॉलिड से लिक्विड जाना होगा, मेल्टिंग पॉइंट, तो हीट करना पड़ेगा। लिक्विड टू गैस जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। लिक्विड टू गैस जाना पड़ेगा तो डायरेक्टली तो हीट करना पड़ेगा, और इसमें कूल करना पड़ता है ना बच्चों। तो यही चीज है कि हीट दोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर चेंज की वजह से इनका स्टेट चेंज होता है।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और बात करेंगे अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में कि जो हमारे पास मैटर हैं कितने टाइप के हैं। तो मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किसके बेस्ड होते हैं? केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज। उनका केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है, किनसे मिलकर बने हैं। तो बच्चों मैटर को हम सबसे पहले दो पार्टे बांटते हैं, या तो प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा, यानी कि मिक्सचर होगा, या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। बच्चों जो प्योर होते हैं उनको फर्दर दो क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है सर? एलिमेंट मतलब कि जिसमें एक ही तरह के एटम प्रेजेंट हो, जैसे ऑक्सीजन, ओनली ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन एटम है। दीज ऑल आर एलिमेंट। और तो क्या हो सकता है? अरे सोना का गहना पहने हो, सोना चांदी ये सब चीजें क्या है? एलिमेंट है। लेकिन आप सोना में कुछ चीज ऐड कर दोगे, है ना, तो वो एलिमेंट नहीं है भैया। एलिमेंट क्या, वो तो आ जाएगा ये मिक्सचर में आ जाएगा, है ना। एलिमेंट दैट मींस कि ओनली उसी तरह के एटम बस हो, एक ही तरह के एटम प्रेजेंट रहेगा तो एलिमेंट कहलाता है, जैसे कि Ag, Au, आयरन वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। कंपाउंड क्या होता है सर? अब सर कंपाउंड होता है कि इसी एलिमेंट को जो प्योर फॉर्म में है इनको एक फिक्स्ड कंपोजिशन के फॉर्म में, फिक्स्ड रेशियो के फॉर्म में मैं इनको मिला दूं, जैसे कि मान लो CO2, H2O, NH3 वगैरह वगैरह वगैरह। तो H2O दैट मींस कि 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, यही मिलाओगे तभी क्या बन जाएगा? पानी बनेगा। क्या कहलाएगा? कंपाउंड कहलाएगा। इनको फिक्स्ड रेशियो में मिलाना पड़ता है। जैसे कि मेरे को CO2 बनाना है तो सर CO2 बनाने के लिए मुझे कार्बन का होना चाहिए 12 और ऑक्सीजन का होना चाहिए कितना? 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32। तो रेशियो यही है बच्चों। ये 12 ग्राम मिलाओगे 32 ग्राम मिलोगे तभी CO2 बनेगा। अगर ये 32 ग्राम नहीं मिला कि क्या मिलाते हो? ओनली 16 ग्राम मिलाते हो तो CO क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। समझ में आया क्या? यानी कि इनको जब फिक्स्ड रेशियो मिलाओगे तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनता है। अब सर बताओ मिक्सचर क्या होता है? बच्चों मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर खाने वाला मिक्सचर नहीं, जो दाल मोट वगैरह लाते हो ना वो सब मिक्सचर नहीं। मिक्सचर मतलब कि वही है मिलावटें, एक दूसरे चीज में मिलावटें। तो मिलावटें या तो यूनिफॉर्मली हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली हो सकता है। सर यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली क्या हुआ? अब यूनिफॉर्मली होता है बच्चों कि उस हर जगह का उनका कितना अमाउंट प्रेजेंट है, हर जगह अगर सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे कि मान लो चाय, ठीक है, तो मम्मी चाय बनाती है तो क्या चाय को टेस्ट करना है मेरे को मीठापन, तो क्या पूरा चाय पी के देखती है? नहीं ना। चाय का बस थोड़ा सा एक घूंट लेती हैं, एक चम्मच निकालती हैं, टेस्ट करती हैं, हाँ मीठा है, मतलब पूरा का पूरा चाय मीठा है। मम्मी सब्जी बनाती हैं, सब्जी को टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा चमची से निकाला जाता है, हाथ पे चाटा जाता है, देखा जाता है नमक कितना है, यानी नमक भी है उसमें, उस ग्रेवी में यूनिफॉर्मली फैलता है, यानी कि वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। नमक पूरे यूनिफॉर्मली फैलाकर मैं थोड़ा सा भी टेस्ट करता हूँ तो पूरे ग्रेवी का मुझे नमक का अंदाजा पड़ जाता है कि इसमें इतना नमक है या इतना कम नमक है। आ रहा है समझ में बच्चों? वेरी गुड। अगर बच्चों कोई डाउट होगा आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप मेरे से जरूर पूछना, ठीक है बच्चों। तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एक दूसरा डेफिनेशन भी होता है बच्चों, इसका पता है क्या? दूसरा डेफिनेशन होता है कि ऐसा कोई भी मिक्सचर जिसको आप अपने नेक्ड आई से देखकर डिफरेंशिएट नहीं कर सको कि तुम हो और तुम हो, उसको क्या बोला जाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि मान लो कि हम नमक लिए, चीनी लिए, दोनों को यूनिफॉर्मली ही मिला दो, लेकिन यहाँ बता पाते हैं कि तुम नमक हो और तुम चीनी हो, तो दैट इज नॉट होमोजेनियस, दैट इज हेट्रोजेनियस। बट उसी नमक और चीनी को अगर हम पानी में डाल दिए, छपाक से कर दिए पानी में डालकर, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? पानी में घुल जाएगा। अब मैं बता पाऊंगा क्या? अच्छा तुम नमक के पार्टिकल हो, तुम चीनी के पार्टिकल हो क्या? नहीं ना। तो हम जब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि तुम नमक हो कि तुम चीनी के पार्टिकल हो, अब तो क्या कहलाएंगे? होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएंगे बच्चों। वेरी गुड। यहाँ पर क्या है? जैसे NaCl सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन यानी ग्लूकोज का सॉल्यूशन, चीनी का सॉल्यूशन
नॉन इक्विनोवा में क्या हो गया, जैसे कि मड का सॉल्यूशन वगैरह आ गया, है ना। अब मैं बात करूंगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर का प्रॉपर्टीज। तो बच्चों प्रॉपर्टीज यानी दो प्रॉपर्टीज, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी सर दो तरह के होते हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टी और या तो केमिकल प्रॉपर्टी। सर ये प्रॉपर्टी होते क्या है, हाँ होते क्या है। तो बच्चों प्रॉपर्टी क्या होता है कि मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी पहले समझो। A physical property can be measured without changing the identity। मतलब अगर मुझे इस पेन के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी जानना होगा तो मेरे को इसको चेंज नहीं करना है, बस इसको देखना है और बताना है कि सर है 20 ग्राम का है, सर ब्लैक कलर का है, सर इसका हाइट इतना है, सर इतना ज्यादा थिक है ना। आप ये सब चीजें बताओगे। सर इसको मैं जब हीट दिया था तो ये 200 डिग्री सेल्सियस तक सहन किया, उसके बाद मेल्ट होने लगा, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं बता सकता हूँ कितना है। यानी इसको विदाउट चेंजिंग द स्टेट, विदाउट चेंजिंग द इसका आइडेंटिटी हम बता सकते, जो भी चीज बता पा रहे हैं वो दैट इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि इसका कलर क्या है, इसका स्मेल क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वगैरह वगैरह वगैरह, नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें कि हम कुछ केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, है ना, और उसके बाद देखेंगे चेंजिंग कैसा हुआ, है ना। जैसे मुझे पेन में अब केमिकली देखना है, मुझे केमिकल रिएक्शन, मैं इसमें एसिड डालूंगा, कुछ रिएक्शन करवाऊंगा बच्चों, और मैं देखूंगा कि कितना एसिड बर्दाश्त कर पाया है ना। दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। द मेजरमेंट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर। जैसे कि एसिडिटी हो गया, बेसिसिटी हो गया, कंबस्टिबिलिटी हो गया, दैट इज नोन एज केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों आप नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी सर फर्दर दो क्लासिफाई बांटा गया है। ए वन इज क्वालिटेटिव, अनदर वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब कि क्या क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब मान लो ये सर इसको जब थोड़ा सा पीटेंगे तो कितना मेलिएबल हुआ, मेलिएबल पढ़े हो ना जी क्लास 10th में मेटल एंड नॉन मेटल में, है ना। मेलिबिलिटी यानी किसी मेटल को जब पीटते हैं कितना पतला शीट बनाया जा सकते हैं, मेलिबिलिटी, है ना। यानी कि कितना इसका है पावर मेलिबिलिटी का। या डक्टिलिटी, कितना खींचेंगे इसको, खींचेंगे कितना लंबा हम खींच पाए वायर के जैसा। डक्टिलिटी कितना डक्टाइल है ना, कितना लस्ट्रस है, कितना सोनोरस है, कितना आवाज करता है इसमें ऐसे मारने पे। तो ये सारी चीजें क्या हो गया क्वालिटेटिव। सर क्वालिटी क्या क्या है सर, लेकिन क्वांटिटी क्या होता है बच्चों। क्वांटिटी यानी कि जैसे लेंथ हो गया, कितना लेंथ है, कितना वेट है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। तो दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव। यानी फिजिकल दो तरह का हो सकता है बच्चों, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो बच्चों बताओ मुझे क्वांटिटेटिव के लिए मुझे कुछ यूनिट देना पड़ेगा ना। जैसे मैं बात किया कि सर ये 12 सेंटीमीटर का है, यानी कि इसका हाइट 12 क्या है सेंटीमीटर, यानी यूनिट यूज किए ना। सर ये 20 ग्राम का है, ग्राम यूज किए बच्चों, ग्राम इज अ यूनिट। यानी अब मैं बात करूंगा यूनिट के बारे में। तो बच्चों यूनिट के लिए मैं सबसे पहले बताऊंगा आपको कि यूनिट जो है सिस्टम इंटरनेशनल, इसका नाम है SI। तो SI यूनिट को हम लोग फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ मैं बोलूँ 12 ग्राम का है मेरा पेन, 20 ग्राम का मेरा पेन है, और जब आप जाओगे पाकिस्तान, है ना, जब जाओगे चाइना, जब जाओगे रसिया, तो वहाँ बोलेगा नहीं ये तो है हमारा 20 मीटर का है। अगर कुछ यूनिटी चेंज कर दिया पूरा का पूरा, या हम केजी में बात कर रहे हैं, ग्राम में बात कर रहे हैं, और वहाँ बात कर रहा है मीटर में। भैया मीटर का यूनिट क्या होता है, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, वेट का थोड़ी है। मैं वेट का बात कर रहा हूँ, वेट यहाँ 20 ग्राम, वहाँ बोला 20 मीटर। अरे भैया यानी कि ऐसा माना गया है पूरा ऐसा, यानी पूरा इंटरनेशनल पे कि हम वजन को ग्राम में ही कैलकुलेट करते हैं। हाँ वो अलग चीजें हैं कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, ग्राम को किलोग्राम में, है ना, और वो सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा यूनिट वही होता है। तो ऐसा यूनिट कितने पढ़ने हैं बच्चों, टोटल 7 तरह के ऐसा यूनिट होते हैं बच्चों। कौन कौन, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
लुमिनियस इंटेंसिटी। तो बच्चों ये हमारे पास 7 ऐसा यूनिट है जो कि डिनोशन किसे करते हैं, लेंथ को L से, लेंथ कैसे यूनिट मीटर, मास को m से, मास को किलोग्राम यानी केजी, टाइम को t से, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट पढ़े होंगे क्लास 10th में ही, इलेक्ट्रिक करंट को आई से दिखाते हैं, एम्पियर होता है सर, एम्पियर हो गया। टेम्परेचर T, इसका बताओ, इसका बताओ, बताओ यूनिट क्या होता है, अरे डिग्री सेल्सियस नहीं होता है बच्चों, इसका होता है केल्विन, क्या केल्विन। टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इतना डिग्री सेल्सियस, बट दैट इज नॉट ऐसा यूनिट, है ना। तो यानी कि हम अभी चेंज पढ़ेंगे इसमें आगे कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस दिया है, केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन दिया है, डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। आपको अगर फीवर होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर तो मापा जाता है ना जी, किस में मापा जाता है, क्या केल्विन में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है क्या, नहीं, वहाँ मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट से। यानी टेम्परेचर को हम 3 यूनिट पढ़ेंगे, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, है ना, एक पढ़ेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बच्चों, तो तीनों पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, याद रखना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, मोल बोला जाता है, कितना मोल है, यानी कि इसका मोलिकुलर मास, जैसे कि मेरे पास पानी हो गया तो पानी का मोलिकुलर मास 18 ग्राम, तो 18 ग्राम दैट मींस कि 1 मोल, है ना। तो उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मास बताना हो मुझे, अमाउंट बताना हो, कितना नंबर है, उसको बताया जाता है मोल से, है ना, MOL, और पूरा टर्म क्या है, MOLE। लुमिनियस इंटेंसिटी को LF से लिखा जाता है, यहाँ क्या है, LF, इस टाइप से LF, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है LF, देखो दिख रहा होगा LF, है ना, और उसका यूनिट होता है कैंडेला, CD, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं अभी जब बात कर रहा था टेम्परेचर को लेकर, तो टेम्परेचर में देखो आप, टेम्परेचर को हम 3 तरह से दिखा सकते हैं सर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड नेक्स्ट वन इज केल्विन। सर चेंज कैसे किया जाता है, केल्विन देखो सुनो, 0 डिग्री सेल्सियस दैट मींस कि 273.15 या 16 केल्विन, क्या 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.15 केल्विन। यानी अब इसको बढ़ा दो 2 डिग्री सेल्सियस, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, 273 से क्या हो जाएगा 275, यानी 2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 275.15 केल्विन। अगर मान लो बोल रहा है -5 डिग्री सेल्सियस, 0 से -5 नीचे आया है, इसको भी -5 ले आओ, 273 से माइनस ले आओ, यानी आ जाएगा 268.15 केल्विन। समझ में आ रहा है क्या बच्चों, यही था हमारा चेंज करने का तरीका। फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16, है ना बच्चों। जैसे दिया हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस पे चेंज करना है, तो 5 बढ़ा है तो 5 को ऐड कर दो, कितना में 273.16 में आ जाएगा 228.16 केल्विन। मान लो कि केल्विन में दिया है, बोल रहा है डिग्री सेल्सियस में बताइए सर, तो इतना केल्विन हमें पता है सर 273 में होता है, 273 में होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 से कितना ज्यादा हुआ उतना डिग्री सेल्सियस होगा, तो 273 माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है 42, यानी 42 क्या हो गया डिग्री सेल्सियस, हमारा आंसर हो गया बच्चों। इसके बाद आएंगे हम लोग कुछ और चीज़ पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में, यानी कि पढ़े हो ना मिलीमीटर, नैनोमीटर, डेका क्या क्या होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ दिया हुआ है बच्चों। जैसे कि ये आप सुने होंगे, इधर सेंटीमीटर सुने होंगे, डेसीमीटर सुने होंगे, डेकामीटर सुने होंगे, ये सब चीज सुने होंगे यहाँ से, माइक्रो से, नैनो से। लेकिन और हम लोग क्या पढ़ लेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे 10 टू द पावर -24 नोन एज योक्टो, 10 टू द पावर -21 दैट मींस कि 10 अपॉन -1, यानी कि 1 अपॉन फर्स्ट वाले का लिख रहा है, जैसे 10 की पावर -24, तो 1 अपॉन 1 पे कितना जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, करते करते कितना जीरो, 24 जीरो रहेगा। तो एक को जब इतना बांटोगे, इतना बहुत मिलियन, कितना बड़ा टर्म है यार, तो क्या होता है, इतना छोटा, कितना छोटा है वो सोचो, योक्टो बोला जाता है। अब इसको 3 जीरो और कम करोगे, जो जेप्टो बोला जाएगा, 3 जीरो और कम करोगे, यानी 18 जीरो रहेगा तो ऑटो बोला जाएगा, 3 जीरो और कम करोगे जब 15 रहेगा तो फेम्टो बोला जाएगा, 3 जीरो और कम करोगे जब 12 पाया जाएगा तो इको बोला जाएगा, 3 जीरो और कम करोगे जब 9 पाया जाएगा तो नैनो बोला जाएगा, 3 जीरो और कम करोगे तो माइक्रो बोला जाएगा, 3 जीरो और कम करोगे तो मिली बोला जाएगा। अब 10 की पावर -2 यानी कि 100 क्या हो जाएगा, सेंटी हो गया। अब 1 जीरो और कम करोगे तो 10 की पावर -1 यानी डेसी हो गया, 1/10, यानी एक पार्ट, इसको अगर 10 टुकड़ा में तोड़ देंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक पार्ट को क्या बोला जाएगा, डेसी बोला जाएगा, एक पार्ट को क्या बोला जाएगा, डेसी बोला जाएगा, है ना। अब ये हटा दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 10 मल्टीप्लाई करोगे तो
डेसी। अब इस 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, हेक्टो। इसको और कर दोगे तो 1000 ग्राम, सुने हो ना, किलो, किलोग्राम है ना, किलो। और कर दोगे तो 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, मेगा हो गया। और करोगे तो 7 8 9 कर दोगे तो गीगा हो गया। तो ये सारी चीजें क्या था हमारे बच्चों, प्रीफिक्स में आता है, ये हो गया है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ओके, थैंक यू। आगे देखो, अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में थोड़ा लॉ के अनुसार आएंगे। मैटर तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर में लॉ के बारे में, है ना। किसके लॉ के बारे में, जो हमारे पास जो कंपाउंड थे ना, केमिकल, जो केमिकल्स वगैरह, जो कंपाउंड वगैरह है, उनको ऐड करने पे, जैसे कि मान लो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो कार्बन जोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे, तो किस लॉ के अनुसार उसको ऐड किया जाता है, कौन कौन से लॉ होते हैं केमिकल रिएक्शन में, हम वो सारे लॉ पढ़ने वाले हैं। अब तो लॉ हमारे बच्चों पढ़ने हैं टोटल 6 लॉ, है ना। उसमें से पहला लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर ये तो पढ़े हैं सर हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, वहां सर पढ़े थे इस लॉ को फॉलो करने के लिए। लेकिन बच्चों जानो अब इस लॉ में क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मास कंजर्व रहता है। दैट मीन्स कि जितना मास हमारा रिएक्टेंट साइड में है उतना ही मास हमारा प्रोडक्ट साइड में चाहिए। यानी लॉ क्या है, मास नेदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। न मास को हम बना सकते हैं न मास को लॉस कर सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सब होता है बच्चों। तो लॉ क्या है, मास इज नेदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉ था बच्चों। या हम बोल सकते हैं टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। जितना मास हमारा रिएक्टेंट में है उतना ही मास होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में। उस लॉ बोलता है यही चीजें। या फिर ऐसा बोल सकते हो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे यहाँ देखो H2 प्लस O2 H2O, इसको बैलेंस करना पड़ा बच्चों मुझे। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं क्लास 10th में केमिकल इक्वेशन क्या लिखा जाता है, बैलेंस करके, क्योंकि लॉ को फॉलो करवाना है। बैलेंस कर दिए, 2 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, तो इधर 2 ऑक्सीजन था, 1 ऑक्सीजन था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी बैलेंस करने के बाद हो गया 2H2 प्लस O2 2H2O। ठीक है, बैलेंस हो गया। टोटल 4 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इधर हो गया। अब इधर सर इसका मास देखो, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 और 2 से मल्टीप्लाई है तो इधर 4 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन का होता है 16, 2 ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, तो टोटल मास कितना हो गया सर इधर 36। इधर आ जाओ बच्चों, H2O का मास कैलकुलेट करते हैं, 2H2O, तो 1 H2O का पहले निकालो, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 और 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18 2 9 36। इधर कैलकुलेट करो 32 और 4 36, इधर भी 36, यानी मास बराबर है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यही तो था, है ना। CaCO3 डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज हो गया CaO और CO2 में। सर डिकम्पोज जब होता है, मास देख लेते हैं सर, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 है तो 16 3 48, टोटल सम करोगे तो 100 आ गया। इधर CaO का मास, Ca का हो गया 40, ऑक्सीजन का 16, टोटल 56, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 2 है तो 32, इसका 44, सम करोगे तो 100। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट जब है तो क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट लॉ क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। यानी कि क्या होता है बच्चों, लॉ को सुनो ध्यान से। जैसे मानो मेरे को कोई प्योर कंपाउंड है, प्योर क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड तो प्योर ही होता है सर भी, यानी जस्ट मैटर का क्लासिफिकेशन में देखा, प्योर इधर था, इम्प्योर यानी मिक्सचर, प्योर में था क्या था, एलिमेंट था, कंपाउंड था। यानी कोई भी प्योर कंपाउंड है तो जिस चीज से बना है तो वो बनेगा तब जब जिससे बना है उनका फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाएगा, फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास का मिलाया जाएगा। जैसे एग्जांपल है बच्चों, मेरे को मिलाना है CO2 बनाना है। CO2 किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से। लिख लिए कार्बन और ऑक्सीजन, इसको बैलेंस कर दो, सबसे पहला काम बैलेंस कर दो। ठीक है सर, अब बताओ CO2 कब बनेगा, जब हमारे पास एक कार्बन रहेगा और 2 ऑक्सीजन रहेगा, यानी कि ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रहेगा, एक कार्बन, यानी 12 ग्राम हम कार्बन लेंगे और 32 ग्राम हम ऑक्सीजन लेंगे, तभी हमारे पास क्या बन जाएगा, CO2 बनेगा बच्चों। यहाँ पे मैं बात करूंगा इनका रेशियो के बारे में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो मुझे कितना चाहिए,
जब मैं रेशियो की बात करूंगा क्या आ जाएगा 12/32, 4 से कट जाएगा 4 3 जा और 4 8 32, यानी रेशियो क्या रहेगा 3:8। मैं जब इसी रेशियो में लूंगा तभी हमारे पास CO2 मिलेगा। यानी कि अगर मैं लूंगा 3 बॉटल ऑफ कार्बन तो ऑक्सीजन कितना चाहिए CO2 बनाने के लिए? 8 बॉटल चाहिए सर। अगर मैं 3 मुट्ठी कार्बन लूंगा कितना मुट्ठी ऑक्सीजन चाहिए? 8 मुट्ठी ऑक्सीजन चाहिए। रेशियो मतलब कि जरूरी नहीं कि 3 ग्राम ही हो, अरे 8 ग्राम ही हो। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 तहाँ के 30, ये हो गया 8 तहाँ के 80। यानी कि मैं जब 30 ग्राम ऑफ कार्बन लूंगा तो 80 ग्राम ऑफ मुझे क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? तो ये फिक्स्ड रेशियो है, फिक्स्ड रेशियो लेंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर सर बच्चों अगर सोचो जरा सा कि मेरे पास कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि बना है कार्बन और ऑक्सीजन से ही बना है बच्चों। यहाँ भी कार्बन ऑक्सीजन से ही बना था कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का कितना मास का रेशियो है? कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। जब इनका रेशियो निकालेंगे 12/16 तो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 4 3 जा और 4 4 जा, यानी 3:4। यानी कि मैं अगर 3 बॉटल ऑफ कार्बन के साथ 4 बॉटल अगर ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और 4 की जगह पे अगर 8 बॉटल ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यही है बच्चों, अगर मुझे प्योर कंपाउंड बनाना है तो हमको ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन तुम दिल्ली का ला रहे हो, पुणे का ला रहे हो, मुंबई का ला रहे हो, कोलकाता से ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो डज नॉट मैटर। मैटर इज दैट कि you कितना रेशियो में ला रहे हो। अगर रेशियो हमारे पास फिक्स रहेगा तो हमारे पास फिक्स कंपोजिशन बन जाएगा। यही लो है, अ सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। समझ में आया क्या? और इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ कंपाउंड बच्चों, डज नॉट डिपेंड है सोर्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हैं जिससे H2 प्लस हाफ O2 बैलेंस कर दिए, H2 बन गया। यानी अगर 2 ग्राम ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लोगे तब ये वाटर बनेगा 18 ग्राम। इनका जब रेशियो निकालोगे 2 बटे कितना आ रहा है बच्चों? 2/16 यानी कट जाएगा, रेशियो आ रहा है 1:8। यानी कि हमें क्या चाहिए? 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन के साथ अगर 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तभी हमारे पास क्या बनेगा? पानी। अगर बच्चों पानी का किल्लत हो रहा है, पानी बनाना है, क्या करोगे? सर हम क्या करेंगे, 1 बोतल हाइड्रोजन लेंगे और 8 बोतल ऑक्सीजन ले लेंगे, दोनों को मिला देंगे, बंद कमरे में डाल देंगे, क्या बन जाएगा सर? पानी बन जाएगा। वेरी गुड, पानी बन जाएगा, रेडी हो, है ना? तो बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं अपने क्लास को। आगे का लॉ हम पढ़ेंगे, सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद मोल कंसेप्ट वगैरह शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। प्लीज बच्चों आपको अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताइए, कोई डाउट है तो भी आप मुझसे जरूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मैं पूरे 11th और 12th पढ़ाने वाला हूँ इस अपने चैनल में, बायोटेक वाला त्रिपुरारी सर। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।